अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स को। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है कि मेजर हिस्टोकम्प्लेक्सिबिलिटी या फिर एमएससी होता क्या है। तो एमएससी इज अ कलेक्शन ऑफ अ जीन दैट फॉर्म्स प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस विच इनेबल द होस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब हमारे पास एमएससी असल में क्या है कि ये जीन्स का कलेक्शन है और ये उन जीन्स का कलेक्शन है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, प्रोटीन फॉर्म करती हैं और ये प्रोटीन है सेल सरफेस के ऊपर। और इस प्रोटीन का आगे फंक्शन क्या है कि इट इनेबल्स द होस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब ये जो सा है इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा सेल अपना है और कौन सा मतलब कौन सा सेल सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ है। तो अब ये कैसे होगा, ये होगा इस तरह से कि हमारे पास जो सा है सेल्फ सेल होंगे, उनके ऊपर एमएससी जो सा मौजूद होगा, जिससे क्या है उसकी रिकॉग्निशन आसान हो जाएगी। फिर है कि ह्यूमन में जो सा एमएससी है वो क्रोमोसोम 6 पे होता है और इसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स एचएलए भी बोलते हैं। अब एमएससी या फिर एचएलए, इसकी क्या है कि दो क्लासेस हैं हमारे पास, क्लास 1 है और क्लास 2 है। क्लास 1 जो सी है वो तमाम न्यूक्लियोटाइड सेल जो से होते हैं बॉडी के, उनके ऊपर पाई जाती है। और क्लास 2 जो सी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ वो उन सेल पे प्रेजेंट है जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह के मैक्रोफेज, डेंड्रिट सेल या फिर बी सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर क्लास 2 प्रेजेंट होती है जस्ट। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी। एमएससी 1 और एमएससी 2 का स्ट्रक्चर बताया गया है। तो सबसे पहले जो सा है हमारे पास आएगा एमएससी 1 का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लास 1 का। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो चेन्स है। एक हमारे पास जो सी है अल्फा चेन है, दूसरी हमारे पास बीटा मतलब माइक्रोग्लोबिन की बीटा 2 चेन है या बीटा चेन है। ठीक है, जो सी ये है दूसरी चेन माइक्रोग्लोबिन वाली, ये पर्पल कलर में, और जो सी अल्फा चेन है वो ग्रीन कलर में शो की गई है। ठीक है, जो अल्फा चेन है इसकी 3 डोमेन्स है हमारे पास, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ठीक हो गया। जो अल्फा 3 है और इसके दरमियान जो सा है डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये हमारे जो सा अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, इसके दरमियान में एक क्लेफ्ट है। यहाँ पे ना जो सा है एंटीजन आगे अटैच होता है। ठीक है, इसको पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे एंटीजन ने आगे अटैच होना, या ये इस जगह पे एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, इसके बाद जो सा है हमारे पास ये अल्फा चेन है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। इससे मुराद ये है कि हमारा मतलब जो अल्फा चेन है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो रही है, और ये सिर्फ इसी के अंदर है कि मतलब एक चेन एंटर होती है इसमें। उसके बाद हमारे पास क्लास 2 एमएससी का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास दो चेन्स हैं, अल्फा एंड बीटा चेन्स। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 4 डोमेन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। इसमें अल्फा 1 और बीटा 1 जो है इसके दरमियान में पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बनता है, वो वाली जगह जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होता है। ठीक है, याद रखना है एमएचसी 1 में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के दरमियान में क्लेफ्ट बनता है, और एमएचसी 2 में अल्फा 1 और बीटा 1 के दरमियान में क्लेफ्ट बनता है। इसमें जो सी हैं दोनों जो सी हमारे पास चेन्स हैं, उनके जो से हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हैं मीन के, वो जो सी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरते हुए हमारे जो साइटोप्लाज्म सेल का उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें मेन जो सा यही याद रखना है इसका बाइंडिंग लेफ्ट का। और जो हमारे यहाँ पे बीटा अल्फा 1 और बीटा अल्फा 2 और बीटा 2 हैं, उनके दरमियान में डाइसल्फाइड लिंकेज भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मतलब कि आपस में जो सा है डाइसल्फाइड इनके दरमियान लिंकेज है। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ एमएससी। एमएससी का फंक्शन क्या है, तो पहला जो सा फंक्शन है मेन जो हमारे पास है वो एंटीजन प्रेजेंटेशन का है, कि एमएससी जो सा है एंटीजन प्रेजेंटेशन में अपना मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, एमएससी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल is in antigen presentation where MSC molecule display peptide fragments for recognition by appropriate T cell। ठीक है, ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स इनके साथ अटैच होते हैं और ये इनको अब इनके ऊपर पेप्टाइड सेगमेंट अटैच है, और ये टी सेल्स के लिए मतलब टी सेल को शो करवाएंगे। टी सेल इनको रिकॉग्नाइज करेगा। हमें पता है कि टी सेल अगर वैसे एंटीजन आए तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, जब वो एमएचसी के साथ अटैच होकर आता है तब टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करके सिग्नल प्रोड्यूस करता है। और एंटीजन कहाँ पे अटैच होगा, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट पे। ठीक है, हमने जब क्लेफ्ट की बात की वहां पे एंटीजन अटैच होगा। तो एमएचसी कंट्रोल्स हाउ इम्यून सिस्टम डिटेक्ट्स द रिस्पॉन्स द स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन स्पेसिफिटी ऑफ द टी सेल रिकॉग्निशन is controlled by MSC molecule with different antigen presentation between MSC class 1 and MSC class 2।
अब एमएससी कंट्रोल करता है कि इम्यून सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्स करना है, और स्पेसिफिटी जो सी है टी सेल रिकॉग्निशन की, ये एमएससी कंट्रोल करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन जो से हैं, कुछ जो से हैं एंटीजन एमएससी 1 के साथ अटैच होते हैं, कुछ जो से हैं एमएससी 2 जो से क्लास मॉलिक्यूल है या एमएससी 2 जो से हैं उनके साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह फिर ना डिफ्रेंसिएशन आ जाता है और एमएससी कंट्रोल कर रहा होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। फिर ये कहता है एमएससी कम्प्लेक्स ऑन द सेल सरफेस इज नेसेसरी फॉर सेल सेल्फ रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द इम्यून सिस्टम टारगेटिंग इट्स ओन सेल। अब ये जो सा है सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सा है सेल्स है उनके दरमियान रिकॉग्निशन में अपना रोल प्ले करता है। अब सेल्फ एमएससी का पता चल जाएगा, इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो सा है मेरा अपने जो से सेल्स हैं, मतलब कि अपना एमएससी है, और जब कोई बाहर से कोई इंडिविजुअल आता है तो उसका जो सा उसके ऊपर एमएससी होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह जो सा है इसके रिकॉग्निशन के अंदर भी हेल्प हो जाती है, और हमारा इम्यून सिस्टम फिर अपने सेल के अगेंस्ट कोई टारगेट या कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। इसके बाद हम एमएचसी का दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं। एमएचसी स्टैंड्स फॉर मेजर हिस्टोन कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। तो हमने पहले भी देखा वीडियो में कि एमएचसी क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन्स है, और ह्यूमन के अंदर हम इसको एचएलए मतलब बोलते हैं, ठीक है, एचएलए कम्प्लेक्स। और ये कहाँ पर पाया जाता है, क्रोमोसोम 6 की शॉर्ट आर्म के ऊपर, ठीक है। ये जो सा क्लस्टर ऑफ जीन है जिसको हम एचएलए बोल रहे हैं, ये जो सा है क्रोमोसोम 6 की शॉर्ट आर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्रोमोसोम 6 की शॉर्ट आर्म में। लेकिन ये अब ये जो सा है ये सेंट्रोमेयर के अंदर ये जो सा एचएलए जीन प्रेजेंट है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमारे पास जो सा है ये देखें आप, ये जो सा है क्रोमोसोम इस तरह का होता है ना, और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि ये जो सा सारा स्ट्रक्चर है आप सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो सा है एचएलए जीन है। अब इसके बाद हमारे पास ना आगे MHC1 MHC2 और ये MHC3 जो सा इसका कोई वैसे ज़्यादा मेन रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हम इसको देख लेंगे। तो MHC1 MHC2 इनके जो से 3 रीजन है, ठीक है। MHC1 जो सा है इसके 3 रीजन है जिसको हम ABC रीजन बोलते हैं, ठीक है। HLA-A या फिर HLA-B या HLA-C, आप इसको अकेला ABC भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास MHC2 है इसके भी 3 रीजन है हमारे पास, DP DQ DR, ठीक है। इसके भी 3 रीजन है। अब इसके दरमियान में यहाँ पे ना और भी काफ़ी ज़्यादा रीजन होते हैं, C2 C4 इस तरह के और भी रीजन मौजूद हैं। MHC3 के हैं लेकिन हम जो है उनको इतना नहीं करते, ठीक है। HLA gene is responsible for the formation of glycoproteins which are involved in the recognition of cell and non-self। हमने पहले कहा कि ये जो से जीन है इनसे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोटीन जो सा है ये इन्वॉल्व होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ की रिकॉग्निशन में। अब सेल्फ और नॉन सेल्फ का मैंने पहले भी बताया कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है, तो उसके ऊपर जो MSC प्रेजेंट होते हैं उससे रिकॉग्निशन होती है, ठीक है। अब हर जो सा ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिफरेंट MSC प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इससे पता चलता है हमें MSC के बारे में। इसके बाद जो सा है ये हमारे पास आ जाता है MHC1 एंड MHC2 इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन। अब हमने ये भी देखा कि जो सा है एंटीजन जन से आके MHC1 और MHC2 के ऊपर अटैच होते हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब MSC जो से हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की बात आ गई, प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन जो सी बनती है वो फिर सेल्फ नॉन सेल्फ की रिकॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके बाद एक और चीज़ आपने देखनी है कि जो हमारे पास MHC1 था ना, उसके जो हमने 3 रीजन डिस्कस किए थे ABC, ठीक है, उसमें जो सा है ये याद रखना है कि B रीजन है उसके 88 एलील्स हैं, ठीक है। 88 एलील्स से हमारे पास 40 प्रोटीन्स बनती हैं, और जो C है हमारे पास उसके 29 हमारे पास एलील्स हैं, उससे 8 प्रोटीन्स बनती हैं, और जो A है उसके हमारे पास 47 एलील्स हैं, उससे हमारे पास 20 प्रोटीन्स बन रही हैं। ये याद रखना है, ये शायद MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज फॉरेन सेल एंड अलर्ट द इम्यून सिस्टम। MSC के ऊपर हमारे पास अगर मतलब कोई भी एंटीजन आके अटैच होता है तो MSC जो सा है अपने सेल्फ को जो सा है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनको अटैच नहीं करता, फॉरेन को मतलब अटैच करता है और फिर उसको प्रेजेंट करता है टी सेल मॉलिक्यूल्स को, टी सेल्स को। तो टी सेल जो है उनको रिकॉग्नाइज करके इम्यून जो सा है इम्यूनो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का, ठीक है। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म के पास हमारे पास जो सा है हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म उसके पास 12 एलील्स होंगे मैक्सिमम, ठीक है।
ठीक है। एमएससी जो से एमएससी के मतलब ऑर्गेनिज्म जो से एमएससी के ऊपर है वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो सकता है। हेटेरोजाइगस होगा तो उसके पास 12 एलील होंगे। ठीक है, 6 मदर से आएंगे, 6 फादर से आएंगे। और जो होमोजाइगस होगा उसके ऊपर हमारे जो है वो ओनली 6 एलील्स होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद है MHC1 का, हमने देखा था कि MHC1 जो सा उस पे CD8 होता है, MHC2 पे CD4 होता है। और MHC1 जो सा है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो जितने भी हमारे पास न्यूक्लिएटेड सेल है हमारी बॉडी के अंदर उन सब के ऊपर MHC1 प्रेजेंट होता है। और MHC2 का हमने कहा था कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारे एपी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे पास सिर्फ 3 है। उनमें हमारे पास मैक्रोफेजेस, डेंड्रिट सेल, और उसके अलावा जो सा बी सेल्स आते हैं हमारे पास। स्ट्रक्चर जो सा था इसका हमने देख लिया था पहले कि जो सा हमारे पास MHC1 है उसके हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अल्फा 1 और अल्फा 2 के दरमियान जो सा है क्लेफ्ट होता है जहाँ पे एंटीजन अटैच होता है, और एक एक्स्ट्रा हमारे पास बीटा माइक्रोग्लोबिन पेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, और इनके दरमियान यहाँ पे जो सा है नॉन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास जो MHC1 है ये जो सा है हाइपर वेरिएबल है, मतलब कि ये ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है। ये जो सा इसका यहाँ पे बताया गया है कि अल्फा 1 का जो एन टर्मिनस है वो हाइपर वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो सा सारा कुछ है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। यहाँ पे जो सा है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और हमने कहा था कि यहाँ पे जो सा ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होते हैं। मीन्स के जो सा हमारे पास अल्फा चेन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर भी जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो सा है ये सा है जीन सीक्वेंस है, डीएनए, मतलब ये डीएनए है, और यहाँ से इससे क्या है mRNA बनेगा। mRNA से हमारे पास प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन वही जो से उसको हम बोल रहे हैं कि ये एक्सप्रेस करेगी, और इस जिनसे ग्लाइकोप्रोटीन होगी और सेल्फ और नॉन सेल्फ की रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी। फिर है MHC2 जो सा है लेस वेरिएबल है देन MHC1। और ठीक है, इसमें कौन सा है अल्फा, इसकी जो सी हमारे पास है 4 डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। और अल्फा 1 और बीटा 1 के दरमियान में पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बनता है जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होता है। इसकी जो सी दोनों चेन है अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या है, इनके जो सा है साइटोप्लाज्म के अंदर जा रही थी, ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर जा रही होती हैं। और अल्फा 2 जो सा है हमारे पास यहाँ पे है CD4 रिसेप्टर अटैच होता है। हमने कहा था कि MHC1 पे CD8 रिसेप्टर अटैच होता है, MHC2 पे CD4 रिसेप्टर अटैच होता है। तो CD4 रिसेप्टर जो सा है ये जो हमारे पास अल्फा 2 डोमेन है यहाँ पे अटैच होता है। इसके बाद आते हैं कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन जो सी है 4 तरह की होती है, ऑटोग्राफ्ट, साइनोजेनिक एंड जीनोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट जो सी होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एक ही ऑर्गेनिज्म का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर से एक जगह से टिश्यू लेके दूसरी जगह पे लगा देते हैं। मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट से लेके टिश्यू को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये एक ही इंडिविजुअल का टिश्यूज थे, तो इसके अंदर है चांस ऑफ रिजेक्शन 0% होता है, कि मतलब कि रिजेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि उसी ऑर्गेनिज्म की टिश्यूज को हमने निकाल के उसी में दोबारा ट्रांसप्लांट कर दिया। इसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद है साइनोजेनिक। तो इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जिस तरह ट्विन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जेनेटिक मेकअप काफी हद तक सेम होता है। तो उनके दरमियान में अगर टिश्यू ट्रांसप्लांट होगी तो उसके अंदर चांस ऑफ रिजेक्शन है, लेकिन थोड़ा है, मतलब कि लिटिल चांस ऑफ रिजेक्शन। या कई दफा होता है कि बिल्कुल भी चांस ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, जिनका जेनेटिक मेकअप ज्यादा सेम हो तो उसके अंदर कोई मसला नहीं होता। उसके बाद यूनोग्राफ्ट है, उसके अंदर क्या है, टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। अब ये बात भी डिफरेंट हो गई कि 2 डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके दरमियान में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होनी है, तो इसमें चांस ऑफ रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। उसके बाद है एलोग्राफ्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन सेम स्पीशी बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक ही स्पीशी के अंदर टिश्यू ट्रांसप्लांट हो रहा है लेकिन ऑर्गेनिज्म हमारे पास डिफरेंट है, तो इसके अंदर भी चांस ऑफ रिजेक्शन मौजूद है हमारे पास।